हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 16। कहानी का टाइटल है कौन है आखिर ये आर के। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सब नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। चाहत ने जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में लिया, उसके होठों से आवाज़ निकली, उसने अपना पहला बाइट पूरे तरीके से खाकर कहा, मम्मा, भाभी माँ, आप दोनों के हाथ में तो जादू है। मैंने इस खाने को बहुत मिस किया। ये बोलकर वो अपने खाने पर जैसे टूट ही पड़ी। चाहत बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, जिस वजह से खाना उसके गले में अटक गया। ये देखकर चाहत की माँ ने जल्दी से उसकी पीठ को रब किया, फिर उसे पानी पिलाया। करण चाहत को देखकर बोला, चाहत आराम से खाओ, खाना कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। करण की बात सुनकर चाहत उसको खुद को नॉर्मल करती है और कहती है, भाई आपको क्या पता। फिर समय जी की तरफ देखकर चाहत कहती है, पापा आपको पता है डेविल के घर में भी काफ़ी टेस्टी खाना खाती थी। ये बोलकर उसने खाने का एक बाइट लिया और फिर बोलना शुरू किया, वहाँ आर के यानी वहाँ पर एसआर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते थे। उनके बाद चाहत नेहा और अपनी माँ की तरफ देखकर बोलती है, लेकिन आप दोनों के हाथ का जादू तो बिल्कुल ही अलग है। ये तो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। ये बोलकर वो अपने दांत चमका देती है। इधर सब एसआर मतलब चाहत के मुंह से एसआर का नाम सुन के सबके खाने की बाइट्स लेते लेते उनके हाथ रुक जाते हैं। वहीं साहिल चाहत की तरफ देखकर बोलता है, चाहत, ये एसआर कौन है? तुमने बताया नहीं पहले। वहीं साहिल की बात सुनकर समय जी ने भी एक बार साहिल की तरफ देखा, फिर चाहत की तरफ देखने लगे। चाहत साहिल की तरफ देखकर बोली, अरे हाँ, मैंने तो कहा ही नहीं, वो एसआर है ना। चाहत ने इतना ही कहा कि तभी वहाँ पर चाहत की माँ ने उसे रोकते हुए बोला, बहुत बात कर रही हो तुम, पहले खाना खत्म करो फिर बातें करना। फिर सबकी तरफ देख, और हाँ, आप सभी भी खाने पे ध्यान दीजिए। साहिल ने एक बार और चाहत की तरफ देखा, फिर उसकी माँ की बातों को मानकर वो चुपचाप खाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अवनी वहाँ से आने के बाद पूरी रात सो नहीं पाई थी। रह कर उसे साहिल का चेहरा याद आ रहा था। बिल्कुल ना सोने की वजह से वो सुबह होते ही सीधे नहाने को चली जाती है। नहा कर आने के बाद वो अपने रूम में इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। अवनी खुद से ही बड़बड़ाई, और ऐसे मैं कब तक रहूँगी? साहिल आ गया है, मुझे उनको इसके बारे में बताना होगा। फिर कुछ सोचकर बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँगी अंकल को। उसने एक गहरी सांस ली और रूम से बाहर निकल गई। अवनी जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर बढ़ी, वो आगे आ रहे रेहान से टकरा गई। रेहान पीछे की तरफ गिरने को हुआ कि तभी अवनी ने रेहान को उसकी कमर से पकड़ लिया। ये नज़ारा देखने में काफ़ी अलग लग रहा था। अवनी रेहान को घूर कर देख रही थी। वहीं रेहान अवनी को अपनी चमकीले दांत दिखाकर बोलता है, क्या सीन है यार, कोई अगर पास में होता तो पक्का ये मोमेंट उसे कैप्चर करने के लिए कह ही देता। ये बोलकर वो हंसने लगा। वहीं अवनी का दिमाग पहले से ही थोड़ा ख़राब था। अब रेहान की ऐसी अटपटी बातों को सुनकर उसने और ज़्यादा चिढ़ मचने लगी। उसने रेहान की कमर से अपना हाथ हटा लिया, जिस वजह से रेहान धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया। उसकी एक चीख निकल गई। वो अपनी कमर पकड़कर जैसे तैसे खड़ा हुआ और अवनी को घूर कर देखने लगा, जैसे वो अपनी आंखों से ही अवनी को अपनी तरफ नीचे गिरा देगा। अवनी को उसे घूर कर देखते हुए बोलती है, ऐसे सुबह सुबह नींद में कहाँ चले जा रहे हो, जो तुम्हें अपने सामने एक लड़की भी नहीं दिखाई दे रही। अवनी की बातें सुनकर रेहान को याद आया, क्यों वो अवनी से ही तो मिलने आया था। उसने अवनी से सीरियस टोन में कहा, अभी पता नहीं कहाँ चला गया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। रेहान की बात सुनकर अवनी ने कैजुअली कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गया होगा कहीं। रेहान उसे घूर कर बोलता है, अरे तू समझ नहीं रही, मुझे तो उस बेचारे क्यूटी के दोस्त के लिए बुरा लग रहा है, कहीं ये अभी उसके हाथ पैर ना तोड़ दे।
रेहान की ये बात सुनकर अवनी पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई। वो किसी सोच में पड़ गई। रेहान अवनी के कंधे को पकड़कर हिलाकर बोलता है, कौन सी दुनिया में चली गई मेरी माँ, वापस आ जा। अवनी फिर शांत होकर कहती, कुछ नहीं होगा, तू ज़्यादा ही सोच रहा है। अभी है ऐसा भी किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे कोई ठोस वजह न मिल जाए। रेहान फिर अपना सिर दीवार पे पटक कर बोलता है, वजह, सबसे बड़ी तो वजह वही है। तूने देखा ना क्यूटी उसके साथ कितनी खुश थी। मुझे पता है वो क्यूटी का डेविल इसी वजह से ही वहाँ ही चला गया होगा, तुम देख लेना। एक बड़ा सा बंगलो, वहाँ के अंधेरे कमरे में एक शख्स सिगरेट की कश ले रहा था। कमरे में ना के बराबर ही लाइट थी जिससे बस ये पता चल सकता था कि एक इंसान है। उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और एक लड़की जिसने रेड थाई लेंथ ड्रेस को पहन रखा था, वो बेहद नज़ाकत के साथ चली आ रही थी और उस शख्स के पीछे से उसे हक कर लेती है। लेकिन वो शख्स अभी भी वैसे ही खड़ा था, एक हाथ अपने पैंट की पॉकेट में और दूसरे हाथ में सिगरेट। वो लड़की ने अपने एक हाथ को उस शख्स के हाथों से सिगरेट लेके खुद उसके कश लेने लगी। फिर उस बचे हुए सिगरेट के टुकड़े को नीचे फेंककर अपने हील से उसने मसल दिया। फिर लड़की शख्स के सामने आई और उसके चेस्ट पर हाथ फेरने लगी। उस शख्स ने उस लड़की के बालों को पकड़कर उसके लड़की के पीछे की तरफ हल्का झुका दिया और उसके चेहरे की तरफ देखकर कहता है, रीना, मैंने कहा था ना, जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता तुम मत आना। इतना हक नहीं दिया है मैंने तुम्हें, बीवी नहीं हो तुम मेरी, समझी। ये बोलकर उस शख्स ने उस लड़की को एक तरफ धक्का दे दिया, थोड़ा पीछे जाए। वो टीना हमारे डेविल अभिमन्यु की एक्स सेक्रेटरी, याद आया ना आप सभी को, इसीलिए मैंने आपको ये बात बता दी। उस शख्स ने ऐसे बर्ताव के बावजूद भी रीना के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो उठी और फिर से उस शख्स के पास जाकर अपने हाथों से उसके गले के चारों तरफ लपेट कर कहती है, उदय बेबी, नहीं है तो क्या हुआ, बहुत जल्द उसके आगे, कहीं आगे भी तो मैं हूँ ना। ये बोलकर उसने उस शख्स के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। शख्स ने टीना के बालों को पकड़कर उसका चेहरा पूरी तरीके से ऊपर उठा दिया और उसे किस करने लगा। शख्स रीना को काफ़ी रूडली किस कर रहा था। वो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उस लड़की के ज़रिए मिटाना चाहता था। रीना कोई विरोध नहीं कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये उसके लिए बहुत आम सी बात हो। करीब 15 मिनट के बाद किस करने के बाद उस शख्स ने रीना को छोड़ा, फिर वहाँ रखे चेयर पे बैठ गया। रीना भी वहाँ पे गई और उसकी लैप पे बैठ गई, फिर अपने दोनों हाथों से उसके गले में लपेट लिया। रीना उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ बेबी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो। वहीं उस लड़के ने कहा, मेरे लोग कोई भी किसी काम के नहीं हैं, ये काम दिया था उस रघु को और पता नहीं वो कहाँ चला गया है, अपना काम कर भी नहीं पाया। लगता है तुम्हें भी मैंने उस अभिमन्यु को फंसाने के लिए कहा था, लेकिन तुमसे भी कुछ नहीं हुआ। रीना उसकी बातें सुनकर चुप रह गई, फिर थोड़ा हिम्मत करके पूछती है, बेबी, आपने आज तक मुझे नहीं बताया आखिर अभिमन्यु से आपकी क्या दुश्मनी है। बिजनेस में आप दोनों के रास्ते पूरी तरीके से अलग है, फिर भी आपको अभिमन्यु से क्यों डर लगता है। और मैं उस अभिमन्यु को अपनी तरफ कर भी लेती, पर पता नहीं कहाँ से वो लड़की आ गई। तभी वो लड़का कुछ नहीं बोलता है। उसको ऐसे चुप देखकर रीना समझ जाती है कि उसे कुछ नहीं बोलने वाला है। वो उसके गालों पर किस करके उसे ऊपर से उठ जाती है और बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही उस लड़के के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। वो खुद से ही बड़बड़ाता है, पता नहीं अब क्या वो करेगा, कहीं मेरे साथ ही तो कुछ ना कर दे। ये सोचकर उस लड़के के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये महाशय कौन है, तो ये हम बहुत जल्द ही हमारे आने वाले एपिसोड में जान जाएंगे कि आखिर ये महाशय कौन है।
तो चलिए आगे सुनते हैं। दिन के करीब 11 बज रहे थे। सब लोग हॉल में थे। वहीं इस वक्त साहिल यहाँ नहीं था। कर्ण सोफे पे बैठकर लैपटॉप पे अपने ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त ग्लासेस लगे हुए थे जो उसे एक अलग ही लुक दे रहे थे। वहीं समय जी न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे और कुछ पेजेस में पढ़कर उसमें साइन कर रहे थे। वहीं चाहत की माँ टहलते हुए फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। उन्होंने सामने वाले से कहा, आरती तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। वहीं सामने से एक औरत की आवाज़ आई, यार नहीं, तुम नहीं समझ रही हो अभय को, वो सबसे मिलने आ रहे हैं। वहीं आरती जी की आवाज़ सुनकर वानी जी खुश होकर कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आरती जी उन्होंने अभय जी से कहा कि चाहत घर आ गई है और साहिल भी। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि साहिल आ गया है। ये बोलते हुए उनकी आवाज़ थोड़ी सी बदल गई थी, साथ ही उनकी आंखें भी थोड़ी नम थी। वानी जी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तभी फिर आरती जी उनको संभाल कर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर बोलती हैं, मैं तो उसे ज़रूर सजा दूंगी। इतने सालों तक दूर रहा, हम दोनों के बारे में भी नहीं सोचा। देखना वानी, कौन पकड़कर मरोड़ दूंगी मैं उसके। आरती जी की बात सुनकर वानी जी की आंखें नमी से भर गईं और वो मुस्कुरा देती हैं। वहीं वानी जी, अच्छा कर लेना, फिलहाल ये बताओ आ कब रही हो। आरती जी, शाम तक आ जाएंगे। फिर मुझे चाहत को भी तो डांटना है ना, ऐसे कैसे उसने ऐसे फैसले ले लिए। इन बच्चों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं वानी जी उसकी बातें सुनकर हंसते हुए कहती है, आरती जो चाहे कर लेना। कुछ देर के बाद रात हो गई और ऐसे ही दोनों बातें करते करते फिर लास्ट में वो लोग फ़ोन कट कर देते हैं। वानी जी फिर अपने रूम में चली जाती हैं कुछ काम करने। वहीं चाहत की भाभी माँ हॉल में पड़े एक झूले पर झूल रही थी और सामने कुछ देख रही थी। उनके हाथों में एक बड़ा सा एल्बम था जहाँ सारे फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो थी। दोनों एक फ़ोटो को ध्यान से देख रही थी। उस फोटो में 5 बच्चे थे, 2 लड़के और 3 लड़कियाँ। 2 लड़के साइड में खड़े थे और उन 2 लड़कों और एक लड़की की एज लगभग सेम ही लग रही थी, यही कोई 4 से 5 साल की। वहीं एक और लड़की जो करीब 2 साल की लग रही थी और एक छोटी सी बच्ची जो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने की होगी। 2 लड़के साइड में, उनके साथ 2 लड़कियां और बीच में वो छोटी सी बच्ची जो बेबी सिटर चेयर पे बैठी थी। उसके हाथों में एक खिलौना था जिसे वो अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़कर मुंह के पास रखी हुई थी। वहीं वो 2 साल की बच्ची नॉर्मल चेयर पे बैठी थी। ये नज़ारा बहुत ही प्यारा था। सारे बच्चे एक से बढ़कर लग रहे थे। नेहा अपना हाथ उस 2 साल के बच्चे के फ्रेम पर फेरती है और उसके चेहरे पर एक उदासी आ जाती है। चाहत भी ये देख लेती है। चाहत फिर एल्बम को साइड रखकर नेहा को साइड से हग कर लेती है और कहती है, भाभी माँ आप सैड मत हो, आप सैड होती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहत की बात सुनकर नेहा मुस्कुरा देती है। नेहा को मुस्कुराता देखकर चाहत फिर एल्बम उठाकर नेहा के साथ देखने लगती है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वहीं वहाँ पर मेन डोर पे साहिल आ जाता है। साहिल के एक हाथ में उसका फ़ोन था और दूसरे हाथ में कार की चाबी। साहिल सीधा जाके कर्ण के बगल में बैठ जाता है। साहिल को देखकर कर्ण उससे कहता है, हो गया सारा काम, सब अरेंजमेंट्स हो गई ना। साहिल उसकी तरफ एक स्माइल पास कर देता है और हाँ में कह देता है, अब जब मैं यहीं रहने वाला हूँ तो ये सब जल्दी ही करना ज़रूरी था। कर्ण उसकी तरफ देखकर भाव घूरते हुए उससे कहता है, तुझे सब कुछ पहले से ही पता था, तूने पहले से ही सारा इंतज़ाम कर लिया था अपनी कंपनी को यहाँ भी लॉन्च करने का। श्योर है अब अपना। वहीं पे साहिल अपना पूरा बिजनेस यहाँ से ही अब संभालने वाला था। अभय जी भी साहिल को इसके बारे में पूछते हैं। साहिल उन्हें ही सब कुछ बता देता है।
साहिल फिर कुछ सोचते हुए समय जी से कहता है, अंकल आज मेरी इस खुशी में ही सब बाहर चलते हैं ना घूमने के लिए। नेहा, चाहत अभी तक बिल्कुल वहाँ पे नहीं आए थे। उन दोनों ने जब साहिल की बातों को सुना तो वो खुश हो जाती हैं, लेकिन अभय जी के चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें आ जाती हैं। साहिल उन्हें देखकर समझ गया। समय जी साहिल की तरफ देखकर कहते हैं, पर बेटा। वहीं पर साहिल समय जी के पास जाकर उनके हाथों पर अपना हाथ रखकर कहता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ। समय जी फिर साहिल की बात थोड़ा रिलैक्स होकर कहते हैं, ठीक है। साहिल समय जी और साहिल पे खुद से ज़्यादा भरोसा करते थे। समय जी का हाँ सुनकर साहिल खड़े होकर सबसे कहता है, अच्छा तो सब रेडी हो जाइए, हम सब अभी घूमने जा रहे हैं और रात को ही लौटेंगे। वहीं वानी जी अब तक वहाँ आ गई थी। उन्होंने साहिल को मना करते हुए कहा, बेटा आप सब चले जाओ और अभी अभय जी और आरती शाम को आएंगे। ऐसे में घर पे कोई तो होगा तो कैसे चलेगा, फिर तैयारियां भी तो करनी होंगी। लेकिन हाँ आप सब डिनर घर पे ही करेंगे। वहीं वानी जी की बात सुनकर समय जी भी मुस्कुराकर बोलते हैं, भाई मुझे भी कुछ काम है तो मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम बच्चे ही चले जाओ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।